नमस्कारम दोस्तों, मैं भी एक भारतीय हूं। ये आखिरी शब्द थे 24 साल के एंजल चकमा के, जिसकी उत्तराखंड में बेरहमी से हत्या कर दी गई। वहीं दूसरी तरफ तमिलनाडु में एक प्रवासी मजदूर सूरज को कुछ नाबालिगों ने इसलिए कुल्हाड़ी से काट दिया ताकि वे इंस्टाग्राम रील्स बना सकें। दोस्तों, ये दोनों घटनाएं दिल दहलाने वाली हैं, लेकिन क्या आपने गौर किया कि जब उत्तराखंड में यह घटना हुई तो सोशल मीडिया से लेकर एंटी इंडिया ब्लॉक वाले पोर्टल्स पर इसे हेट क्राइम और फांसीवाद का नाम दिया गया। लेकिन जब वही दरिंदगी तमिलनाडु में हुई तो वहां शांति का सन्नाटा क्यों है? क्यों है भाई? मैं इस मुद्दे पर बात करते हुए कहीं भी एंजल की हत्या को डिमीन या कम करके आंकने की कोशिश नहीं कर रहा हूं दोस्तों, पर इस उत्तराखंड के केस को जो मीडिया कवरेज मिला उससे कम से कम एंजल के परिवार वालों को थोड़ा सा तो दिलासा मिला होगा कि देश हमारे साथ खड़ा है। पर वहीं तमिलनाडु वाले केस में उस बेचारे का नाम और वह कहां का था, इसकी कोई भी सटीक जानकारी मैंने कहीं नहीं देखी। मैंने कई न्यूज पोर्टल्स खोजे, कई में उसका नाम सूरज बताया जा रहा है तो किसी में सिराज, कहीं उसे महाराष्ट्र का बताया जा रहा है तो कहीं उड़ीसा का। अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां मीडिया कितनी सेलेक्टिवली मुद्दों को उठाती है। घटनाओं के वजन में समानता होने के बावजूद एंजल को ज्यादा और सूरज को कम आंका गया। क्यों? क्योंकि एंजल का मुद्दा नॉर्थ ईस्ट से जुड़ा था, जहां वैसे ही एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स को हवा देने का काम एक बड़ा इकोसिस्टम हमेशा करता रहा है, और एंजल का मुद्दा उन सेलेक्टिव और बायास्ड मीडिया पोर्टल के इस एजेंडा में फिट बैठता था दोस्तों। पर सूरज या सिराज भारत के उस हिस्से से आता है जहां उनका ये एजेंडा फुलफिल नहीं होता, इसीलिए उसकी खबर ने देश भर को वैसे नहीं झकझोरा जैसे एंजल की खबर ने किया था। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस सेलेक्टिव मीडिया कवरेज की जो तय करती है कि आपको किस मुद्दे पर गुस्सा होना चाहिए और किस मुद्दे पर चुप रहना चाहिए। आइए पहले बात उत्तराखंड की करते हैं। त्रिपुरा का एक छात्र एंजल चकमा देहरादून में मारा जाता है। आरोप लगता है कि उन पर नस्लीय टिप्पणी की गई। पुलिस ने तुरंत कार्यवाही की, 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें खुद एक आरोपी मणिपुर का है और एक नेपाल का, जो फिलहाल अभी फरार है। मुख्यमंत्री धामी ने खुद परिवार से बात की और सख्त सजा का उनके परिवार वालों को भरोसा दिया। इसके बावजूद द वायर, स्क्रॉल और इसी तरह के कई देशी और विदेशी मीडिया ने इसे तुरंत उत्तर भारतीयों का उत्तर पूर्व के लोगों पर हमला करार दे दिया। विपक्षी नेताओं ने भी इसे सरकार की नाकामी और नफरत का बढ़ता माहौल बता दिया। पर सच्चाई पुलिस के अनुसार यह है दोस्तों कि यह विवाद दुकान पर बहस से शुरू हुआ था। जांच में पुलिस के आला अधिकारी के द्वारा यह बताया गया कि यह पूरा मामला कंफ्यूजन की वजह से हुआ। पूछताछ के दौरान एक आरोपी ने पुलिस को बताया कि वे अपने ही ग्रुप में ऐसा एक दूसरे को बोलकर मजाक कर रहे थे, क्योंकि उनमें से एक मणिपुर का था जिसका नाम अजय खवास था और एक नेपाल का था। उसी समय एंजल और माइकल जो वहां थे, उन्हें यह लगा कि वे उन दोनों को लेकर ऐसी बात कर रहे थे। लेकिन नैरेटिव क्या बना? नैरेटिव में इसे सिस्टमिक रेसिज्म बनाने की कोशिश की गई, जिसमें वे काफी हद तक सफल भी रहे। पर क्यों? क्योंकि यहां इंडी ब्लॉक की सरकार नहीं है दोस्तों। सबसे बड़ी बात, मैंने भी बहुत दुखी होकर एंजल पर एक वीडियो बनाया है, और इन दोषियों के ऐसा बोल देने से मैं उनके अपराध कम हो जाने की बात नहीं कर रहा हूं। आखिर हत्या हत्या होती है, चाहे कारण कोई भी हो, और उन्हें सजा जरूर मिलनी चाहिए। तो ये तो रही पहली बात दोस्तों। अब आइए दूसरे सिनेरियो पर बात करते हैं। आइए दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं। तमिलनाडु के त्रिवल्लूर में उड़ीसा या महाराष्ट्र के सूरज नाम के मजदूर को 4 नाबालिगों ने दराती हंसिया से काट दिया। क्यों? क्योंकि उसने ट्रेन में उन लड़कों का विरोध किया जो रील्स बना रहे थे। करीब 17 साल के ये कुछ लड़के दरअसल उस मजदूर लड़के को गाली देते हुए उसका रील्स बना रहे थे। जब उसने इसका विरोध किया तो उस समय तो ट्रेन में ये चुप रह गए, पर उतरने के बाद इन्होंने उस लड़के का पीछा किया और सुनसान जगह पाकर उस पर दराती से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वो भी गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे बाद में फिर हॉस्पिटलाइज किया गया। संयोग से यह घटना भी 26 दिसंबर को ही हुआ, जिस दिन एंजल चकमा की मौत हुई। अब आप यहां ऐसे मीडिया पोर्टल्स का सेलेक्टिव रवैया देखिए। क्या आपने लिबरल पोर्टल्स जैसे द वायर या स्क्रॉल्स पर इस घटना की कवरेज देखी? उन्होंने कवरेज तो किया, पर वे इसे तमिलनाडु सरकार की लॉ एंड ऑर्डर फेलियर बता रहे हैं दोस्तों। कांग्रेस और विपक्षी गठबंधन जिसमें इंडी ब्लॉक के नेता आते हैं, इसे नफरत का अपराध बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं, नफरत का बढ़ता माहौल बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि डीएमके जो स्टालिन की पार्टी है, जो तमिलनाडु में अभी
करेंटली रूल कर रही है, इसी ब्लॉक के सदस्य हैं। इन सब के साथ इस केस पर नैरेटिव यह बनाया गया कि यह तो बस नशे में की गई हरकत थी, जबकि उत्तराखंड वाले केस में जाति और नस्ल को केंद्र में रखा गया। दोस्तों, इन सब का सेलेक्टिव और बायास्ड बिहेवियर पहली बार नहीं है, यह एक सेट पैटर्न है। चलिए कुछ और उदाहरणों से इसे समझने की कोशिश करते हैं। संदेशखाली याद है ना? संदेशखाली पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ जो हुआ, उस पर इंटरनेशनल मीडिया ने वैसी हेडलाइंस नहीं बनाई जैसी उन्होंने हाथरस यूपी वाले केस के समय बनाई। एक जगह अपराधी की पहचान राजनीतिक कारणों से छुपाई गई, दूसरी जगह पूरे प्रदेश को बदनाम किया गया। पालघर याद है? पालघर महाराष्ट्र में जब साधुओं की लिंचिंग हुई, तब नैरेटिव सेट करने वालों ने इसे गलतफहमी कहा। लेकिन अगर ऐसी ही कोई घटना किसी बीजेपी शासित राज्य में होती तो इसे अल्पसंख्यक विरोधी या दलित विरोधी टैग देने की होड़ मच जाती। दोस्तों, 2023 में जब तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों पर हमले की खबरें आई तो कई पोर्टल्स ने इसे फेक न्यूज बताकर रफा दफा करने की कोशिश की, जबकि धरातल पर मजदूर डरे हुए थे। आज भी डरे होंगे, अभी की घटना बताती है। पर ऐसी ही घटना अगर बीजेपी शासित राज्यों में होती तो इसे देशव्यापी इंटॉलरेंस बताकर प्रचारित किया जाता। कोई सनातनी अगर किसी धर्म के खिलाफ उसमें व्याप्त बुराई के बारे में बात करे तो वह एक रैडिकल और नॉन सेकुलर प्रचारित किया जाता है। पर जब यही दूसरी तरफ से हो तो यही फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बन जाता है। दोस्तों, अब सवाल उठता है कि यह सेलेक्टिव कवरेज होती क्यों है? कारण साफ है, क्योंकि ये सभी लिबरल मीडिया पोर्टल्स बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, उसकी आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते, और सबसे ऊपर बीजेपी के एरा में हो रहे देश के विकास को सपोर्ट नहीं करते। वे नहीं चाहते कि हमारा देश विकसित हो। ये उसी इकोसिस्टम का हिस्सा है दोस्तों जो एंटी इंडिया एजेंडा चलाता है। तो बाय हुक और बाय क्रुक ये इंडी ब्लॉक की पार्टियों के फेस सेविंग में लगे रहते हैं ताकि बीजेपी चुनाव हारे और उनके एजेंडा के हिसाब से चलने वाली पार्टियां जीतकर चुनाव में आगे आए। अगर घटना बीजेपी शासित राज्य में होती तो उसे सिस्टम की विफलता और हिंदू कट्टरवाद से जोड़ दिया जाता है दोस्तों। और अगर घटना विपक्षी शासित प्रदेश जैसे तमिलनाडु, बंगाल, केरल या कर्नाटक में होती है तो इसे छिटपुट घटना या व्यक्तिगत दुश्मनी या लॉ एंड ऑर्डर का फेलियर बताकर उसे ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। इनका मकसद न्याय नहीं है दोस्तों, बल्कि भारत की एक खास तरह की ग्लोबल इमेज बनाना होता है कि भारत एक असुरक्षित देश बनता जा रहा है, ऐसा दुनिया को दिखे, लेकिन केवल उन राज्यों में जहां उनकी विचारधारा नहीं चलती। दोस्तों, अपराध अपराध होता है, चाहे वो उत्तराखंड में हो या तमिलनाडु में। एंजल चकमा के लिए भी न्याय चाहिए और तमिलनाडु के उस मजदूर के लिए भी चाहिए जिसका रील्स के चक्कर में खून बहाया गया। लेकिन जब मीडिया और कुछ खास ब्लॉक के लोग लाशों को देखकर अपना गुस्सा तय करते हैं तो समझ जाइए कि वो पत्रकारिता नहीं है, वे राजनीति कर रहे हैं। अगली बार जब आप कोई खबर देखें तो खुद से पूछें, क्या मुझे पूरी कहानी बताई जा रही है या सिर्फ वो हिस्सा दिखाया जा रहा है जो किसी का एजेंडा सूट करता है? आपको क्या लगता है, क्या वाकई भारतीय मीडिया का एक हिस्सा सेलेक्टिव आउटरीच करता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कारम दोस्तों, वंदे मातरम।